बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास, आई होप आप सब लोग घरों में ठीक होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का जो नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बैरूनी अदायगियों का तवाज़ुन। अब बैरूनी अदायगियाँ जो हैं वो क्या होती हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। बैरूनी अदायगियों का तवाज़ुन, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि बैरूनी का मतलब क्या, बाहर, अदायगियां पेमेंट्स। बाहर यानी कि जो बाहर के ममालिक को पेमेंट्स कर रहे हैं उनका हमने बैलेंस देखना है कि वो कहाँ है और किस वक्त जो है वो हमारी बैरूनी अदायगियां या जो हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, जो उसमें हम पेमेंट्स कर रहे हैं, उनका किस वक्त जो है वो बैलेंस है। अब हमें ये देखना है कि बैरूनी अदायगियों में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, किन किन चीजों का बैलेंस जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हमारी बैरूनी अदायगियां हैं वो बैलेंस में हैं या नहीं है, क्या वो सरप्लस में जा रही हैं या डेफिसिट में जा रही हैं, किस तरफ को उनकी डायरेक्शन है। इन सब चीजों का हमें किस तरह से पता चलेगा, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनको हम देखेंगे और उनके तवाज़ुन से हम अंदाजा लगाएंगे या हमें पता चलेगा कि बैरूनी अदायगियां जो है हमारी वो तवाज़ुन में है या नहीं है। तो सबसे पहली बात कि बैरूनी अदायगियों में दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा तवाज़ुन तिजारत और दूसरा होता है तवाज़ुन अदायगी। अब हमने ये देखना है कि तवाज़ुन तिजारत क्या है और तवाज़ुन अदायगी क्या है। अगर ये दोनों चीजें यानी अदायगियां जो है, जो पेमेंट्स है वो तवाज़ुन में हो और जो हमारी ट्रेड है वो अपने तवाज़ुन में हो, बैलेंस में हो, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी बैरूनी अदायगियां हैं या बैरूनी हमारी पेमेंट्स हैं वो तवाज़ुन में हैं, यानी हमारे ना तो वो सरप्लस में जा रही है और ना ही हमारी डेफिसिट में जा रही है, हमारी जो पेमेंट्स हैं वो बैलेंस है। ठीक है, तो अब ये तवाज़ुन तिजारत क्या होता है और तवाज़ुन अदायगी क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक चीज होती है विजिबल और एक चीज होती है इनविजिबल। अगर इन दो चीजों का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ जाता है तो फिर आपको तवाज़ुन तिजारत और तवाज़ुन अदायगी की जो है वो विद इन फ्यू सेकंड्स आपको समझ आ सकती है। अब विजिबल क्या होता है, विजिबल यानी कि मरई और इनविजिबल यानी गैर मरई। अब विजिबल का मतलब है मरई, यानी जो चीजें हमें नजर आए, मरई का मतलब क्या होता है, नजर आए और हुज्जम रखें या फिर वजन हो। ठीक है, कि हमें जाहिरी तौर पर जो चीजें नजर भी आ रही हो, उनका हुज्जम हो या वजन हो, तो उन चीजों को हम क्या कहेंगे, वो हमारी कौन सी चीजें होंगी, विजिबल होगी। विजिबल का मतलब क्या होता है कि जो चीजें हम आसानी देख सकते हो, अगर उन चीजों को हम डिस्कस करते हैं, जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, जिनका लेन देन जो है वो मतलब जाहिरी तौर पर हमें नजर आ रहा है, उन चीजों का हम लेन देन करें। जैसे अगर हम वीट की ट्रेड कर रहे हैं या कॉटन की ट्रेड कर रहे हैं, कॉटन की कर रहे हैं, उसके अलावा अगर हम टी की कर रहे हैं, इस तरह की जितनी भी चीजों की अगर हम ट्रेड करें, जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, उनका वजन हो, उनका हुज्जम हो, तो उसको हम कहेंगे विजिबल या फिर मरई अशिया। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नजर नहीं आ रही होती। गैर मरई का मतलब क्या होता है, नजर ना आए, हुज्जम और वजन ना हो। ये ऐसी चीजें जो ना तो हमें नजर आ रही हो और ना ही उनका कोई हुज्जम या फिर वजन हो, तो उन चीजों को हम क्या कहेंगे, गैर मरई अशिया। ऐसी चीजें जो हमें नजर आए, जिनका हुज्जम हो, जिनका वजन हो, उनको हम कहेंगे वो हमारी विजिबल या फिर मरई अशिया है। और ऐसी चीजें जो हमें ना तो नजर आए, ना उनका हुज्जम हो, ना उनका वजन हो, तो उनको हम कहेंगे वो हमारी इनविजिबल या फिर गैर मरई अशिया है। अब हमने ये देखना है कि ये दो कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गए, मरई अशिया और गैर मरई अशिया क्या होती है। अब हमने ये देखना है कि तवाज़ुन तिजारत
اور توازن ادائیگی کیا ہوتا ہے؟ تو توازن تجارت میں ان چیزوں کا توازن دیکھا جاتا ہے جو کہ ظاہری طور پر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، یعنی ان چیزوں کا بیلنس، ان چیزوں کی پیمنٹ، ان چیزوں کی درآمدات اور برآمدات جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہوں، جو مرئی اشیاء ہوں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ توازن تجارت، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم توازن تجارت میں ہم کیا کہیں گے؟ ادھر میں لکھ دیتی ہوں، مرئی اشیاء کا لین دین، یا پھر ایکسپورٹ امپورٹ، کن چیزوں کی؟ مرئی اشیاء کی۔ ایکسپورٹ امپورٹ کن چیزوں کی؟ مرئی اشیاء کی۔ اگر ہم مرئی اشیاء یعنی جو ویزیبل تھنگز ہیں، جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو حجم رکھتی ہیں، جن کا وزن ہے، ان کی اگر ہم ٹریڈ کرتے ہیں، ان کی اگر ہم ایکسپورٹ اور امپورٹ کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جی وہ ہماری توازن تجارت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے برعکس میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ چیزیں ہماری جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، جن کا حجم نہیں ہوتا، جن کا وزن نہیں ہوتا، ان کو ہم غیر مرئی اشیاء کہتے ہیں۔ تو توازن تجارت میں ہم دیکھتے ہیں صرف ویزیبل اشیاء کا لین دین، اور توازن ادائیگی میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ توازن ادائیگی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ مرئی جمع غیر مرئی اشیاء کا لین دین۔ یعنی اگر ہم مرئی اشیاء کی تجارت اور غیر مرئی اشیاء دونوں کی تجارت کو دیکھیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہمارا توازن ادائیگی ہوگا۔ لیکن اگر صرف وہ چیزیں جن کی بارڈر سے یا جن کی پورٹ سے، یعنی جو بندرگاہیں ہوتی ہیں وہاں سے ان کی اگر ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہی ہے، جو ظاہری طور پر چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اگر ہم ان کا لین دین کر رہے ہیں، جیسے اگر ہم ویٹ کی ایکسپورٹ امپورٹ کر رہے ہیں یا کاٹن کی ایکسپورٹ امپورٹ کر رہے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو ہمیں ظاہری طور پر نظر آ رہی ہیں، اگر ہم اس کے لیے اپنا زرع مبادلہ خرچ کر رہے ہیں یا زرع مبادلہ کما رہے ہیں، تو اس چیز کو ہم کہیں گے توازن تجارت یا بیلنس آف ٹریڈ۔ اور اگر غیر مرئی اشیاء یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی ہوتی، جو چیزیں ہمیں، جو کام ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، آپ کو پتا ان کو ہم سروسز کہتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ یعنی کہ غیر مرئی اشیاء کو ہم کچھ اس طرح سے کہ ہم اس کو سروسز کی مد میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو سروسز ہوتی ہیں اگر ہم ان کا لین دین کر رہے ہیں تو اس کو ہم توازن ادائیگی کہیں گے۔ اب سروسز میں کون کون سی چیزیں آ جائیں گی؟ جیسے کہ اگر ہم ایجوکیشن کی امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جیسے اگر پاکستان کے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ امریکہ، چائنا، برطانیہ وہاں جا کر اگر اسٹڈی کر رہے ہیں، یا کچھ اور کنٹریز جیسے افغانستان، نائجیریا وغیرہ اس طرح کی جو پسماندہ کنٹریز ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اگر پاکستان میں آ کر اسٹڈی کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے کہ یہ ایجوکیشن کی امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے۔ اگر ہمارے اسٹوڈنٹ وہاں جا کر پڑھ رہے ہیں دوسرے ممالک میں، تو وہاں اس ملک کے جو لوگ ہیں یا اس ملک کی جو اکنامکس ہے، اکانومی ہے، اس کو اس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ زرع مبادلہ یہاں سے لے جا کر وہاں خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس دوسرے ممالک سے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان میں آ کر پڑھ رہے ہیں، تو یہاں وہ زرع مبادلہ یا فورن ایکسچینج یا فورن ریزروز جو ہے وہ یہاں ہماری کنٹری کے اندر لے کے آ رہے ہیں، تو ہماری کنٹری کو اس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا، تو وہ دوسرے کنٹریز میں جا کر اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، یا وہ دوسرے کنٹریز کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی ایسی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کو پاکستان آنا پڑتا ہے، تو اگر وہ ٹریڈ اس طرح سے کر رہے ہیں، اس کے لیے اگر وہ زرع مبادلہ خرچ کر رہے ہیں، تو وہ بھی ہم غیر مرئی اشیاء کہیں گے کہ جو علاج ہے وہ ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ ایک سروسز سیکٹر میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سیر و سیاحت کے لیے یعنی سیر کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، جیسے کہ کوئی سوئٹزرلینڈ چلا جاتا ہے، کوئی کسی اور یورپین کنٹری میں چلا جاتا ہے، ٹرکی چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو اگر پاکستان کے لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہاں جا کر اپنا پیسہ جو ہوتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، تو اس ملک کی اکانومی کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ان کے فورن ریزروز بن رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہاں پاکستان کے ناردرن ایریاز میں یا پاکستان کے کسی ایسے کوئی سائٹ ہے جس کو دیکھنے کے لیے باہر کے ممالک سے لوگ آ رہے ہیں، تو اس طرح سے وہ پاکستان کے اندر آ کر جو پیسہ خرچ کریں گے تو وہ بھی پاکستان کے فورن ریزروز بنیں گے، پاکستان کی اکانومی کو اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ان کی بھی ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہی ہوتی ہے، ان کا بھی لین دین ہو رہا ہوتا ہے، ان کی بھی تجارت ہو رہی ہوتی ہے،
उनकी मद में भी हम पेमेंट्स कर रहे होते हैं या पेमेंट्स ले रहे होते हैं, तो उन सब चीजों को हम क्या कहेंगे, वो हमारी तवाज़ुने अदायगी होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर सिर्फ और सिर्फ जो ज़ाहिरी तौर पर नजर आने वाली, हुज्जम रखने वाली, वजन वाली चीजें हैं, उनकी अगर हम ट्रेड करें, उनके अगर हम लेन देन करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, तो उसको हम तवाज़ुने तिजारत कहेंगे। लेकिन जो चीजें हमें नजर ना आए, जिनका हुज्जम और वजन ना हो, उनकी अगर हम ट्रेड करें, उनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, तो उसको हम तवाज़ुने अदायगी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ तक ये था कि इनके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद आगे आपकी बुक में उन्होंने इसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि तवाज़ुने अदायगी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कि तवाज़ुने अदायगी में किन किन चीजों को हम डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने इसमें दिया हुआ है कि जी जो जहाजरान कंपनियां होती हैं, ठीक है, वो भी क्या कर रही होती है कि पैसे या तो कमा रही होती हैं या फिर पैसे खर्च कर रही होती हैं, या बीमा कंपनियां होती हैं, या बैंक होते हैं, वो मुनाफा जात कमा रहे थे। जैसे अगर पाकिस्तान के बैंक किसी और कंट्री में है तो वहां से वो पैसा कमा के पाकिस्तान को भेज रहे हैं, या अगर किसी और कंट्री के बैंक अगर पाकिस्तान में है, या जहाजरान कंपनियां होती हैं कि जैसे अगर कोई शिपिंग कंपनी है, वो अगर जैसे कि अगर कोई चाइना का सामान लेके अमेरिका में जाती है, पाकिस्तान की कंपनी है, तो वो जो पैसा कमा रही होगी वो पाकिस्तान में लेके आ रही होगी, तो उससे जो पैसा कमाया जा रहा होगा उसका फायदा जो होगा वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को हो रहा होगा। लेकिन अगर उसके बरक्स जो है वो पाकिस्तान से किसी और कंट्री की शिपिंग कंपनी को यूज कर रहा है, या किसी और कंट्री के बैंक को यूज कर रहा है, जैसे कि बहुत सारे हम समटाइम हम सुनते रहते हैं कि जी फलां शख्स जो है, फलां पॉलिटिशियन जो है, उसके स्विस बैंक्स में अकाउंट है, उसके फलां बैंक में अकाउंट है, तो वो अगर हमारी कंट्री के लोग जो हैं वो दूसरे कंट्रीज के बैंक्स को जाकर यूज करते हैं, उनको जाकर मतलब वहां जाकर अपने अकाउंट्स बनवाते हैं, तो हम जैसे पीछे बैंक्स वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो मैंने आपको डिटेल से बताया था कि अगर किसी भी बैंक में अकाउंट बनवाया जाता है तो उसका किसी भी कंट्री को या किसी भी बैंक को उसका क्या फायदा हो रहा होता है। अगर उनके पास पैसे आ रहे होते हैं तो किस तरह से उसको पैसे के साथ पैसा अर्न कर रहे होते हैं, अपने पैसा जो होता है उसको अपनी इकोनॉमी के लिए किस तरह से यूज कर रहे होते हैं, किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो अगर पाकिस्तान के लोग जो हैं वो गैर मुल्की बैंक्स में जाकर अपने अकाउंट ओपन करवाते हैं, अपने पैसे गैर मुल्की बैंक्स में जाकर रखते हैं, तो आपको पता है कि किस तरह से उनकी कंट्रीज को, उनकी इकोनॉमीज को उस चीज का फायदा हो रहा होगा। उसके अलावा है जी सैरो सियाहत के अखराजात, ये मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब कर दिया कि सैरो सियाहत के अगर पाकिस्तान के लोग किसी और कंट्री में जाकर सैरो सियाहत के लिए जाते हैं और वहां जाकर पैसा खर्च करते हैं, तो वो उस कंट्री का ज़रिए मुबादला बन रहा होगा। लेकिन अगर किसी और कंट्री के लोग जो है वो पाकिस्तान में आते हैं और यहाँ सैरो सियाहत के लिए आते हैं, तो पाकिस्तान का ज़रिए मुबादला के जो ज़खायर हैं उनमें इजाफा हो रहा होगा। आगे है जी तालीम के अखराजात, ये भी मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया कि जैसे अगर पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो किसी और कंट्री में जाकर एजुकेशन ले रहे हैं, किसी और कंट्री में जाकर पढ़ रहे हैं, तो वहां जाकर वो पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो जो पैसा पाकिस्तान के स्टूडेंट्स दूसरे ममालिक में जाकर खर्च कर रहे हैं, तो इससे उस कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स बन रहे हैं। और अगर इसी तरह से किसी और कंट्री के लोग पाकिस्तान में आकर, किसी और कंट्री के स्टूडेंट्स पाकिस्तान में आकर एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के अंदर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं। उसके अलावा इलाज मुआवजे के अखराजात, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर पाकिस्तानी पेशेंट्स जो हैं किसी और कंट्री में जाकर अपना इलाज करवा रहे हैं, तो उस कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स में इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर किसी और कंट्री के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में आकर अपना इलाज करवा रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में इजाफा हो रहा होगा। उसके अलावा कुछ तिजारती वफूद होते हैं, यानी फॉरेन डेलीगेशंस होते हैं। अब वो फॉरेन डेलीगेशन जो होते हैं, तिजारती वफूद जो होते हैं, वो तिजारत की गर्ज से गिरोह जो होते हैं वो एक दूसरे ममालिक में आते जाते रहते हैं, उन्होंने अपना लेन देन करना होता है, तो मतलब तिजारत की गर्ज से वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या किसी भी कंट्री में डेलीगेशन जो होते हैं वो आते जाते रहते हैं। उनके कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो उन्होंने एक दूसरी कंट्री के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, जिनके साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई जो होता है वो तिजारती पॉलिसियां बनाता है, तो अपनी तिजारती पॉलिसी लेकर जाते हैं, उन पर अमल दरामद करवाने के लिए वहां जाकर बातचीत करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर कोई तिजारती वफ्द जो है वो अगर पाकिस्तान का वफ्द किसी और कंट्री में जाता है, तो वहां जाकर वो अपना ज़र मुबादला खर्च करेगा। लेकिन उसके बरक्स अगर किसी और कंट्री का जो तिजारती वफ्द है, कोई डेलीगेशन है, वो अगर पाकिस्तान में आता है, तो वो यहाँ फॉरेन रिजर्व लेके आएगा। तो अगर तिजारती वफूद पाकिस्तान के अंदर आएंगे तो पाकिस्तान को फायदा होगा, और अगर यहाँ से बाहर जाएंगे तो किसी दूसरी कंट्री में जहाँ जाएंगे वहां की इकोनॉमी को इस चीज का फायदा होगा। उसके अलावा सियासी उमूर,
बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो बाहर की कंट्रीज में जाकर बैठे रहते हैं, या समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी न किसी प्रेसिडेंट को या किसी चीफ मिनिस्टर को या किसी प्राइम मिनिस्टर को क्या होता है कि बाहर की कंट्रीज का दौरे करने पड़ते हैं, कोई तिजारती अमूर के लिए एक से दूसरी कंट्री में जाना आना पड़ता है। तो वो जो जा रहे होते हैं, तो उस अगर पाकिस्तान का प्रेसिडेंट या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान का कोई भी सियासी यानी कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो किसी दूसरी कंट्री में जाता है, तो वहां जाकर वो फॉरेन रिजर्व यूज करेगा, तो उस कंट्री को, उस इकोनॉमी को उस चीज का फायदा हो रहा होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई किसी और कंट्री का कोई पॉलिटिशियन जो है वो अगर आता है तो वो यहाँ आकर अपने फॉरेन रिजर्व्स इस्तेमाल करेगा, तो इस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को उस चीज का फायदा हो रहा होगा। उसके अलावा है जी गैर मुल्की कर्जे। अब जब गैर मुल्की कर्जे लिए जाते हैं, तो ये हमने पहले भी बात की थी कि गैर मुल्की कर्जे जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल जाते, फ्री में नहीं मिल जाते, उन पर क्या होता है इंटरेस्ट पे करना होता है। तो अगर गैर मुल्की कर्जे जब किसी मुल्क को मिलते हैं तो उससे एक आर्टिफिशियली या हम यूं कह रहे हैं कि एक मखसूस मुद्दत के लिए, ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्या होता है कि उस कंट्री के जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं उनमें इजाफा हो जाता है। हमने पीछे अभी रिसेंटली एक टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो गैर मुल्की कर्जे और गैर मुल्की इमदाद होती है उससे क्या होता है कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उस कंट्री के रिजर्व्स जो होते हैं फॉरेन रिजर्व्स उनमें इजाफा हो जाता है। लेकिन वो इजाफा जो होता है वो दायमी नहीं होता, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं होता, वो सिर्फ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। इसी तरह से अगर किसी मुल्क को कोई इमदाद मिल जाती है तो वो भी उसको फॉरेन रिजर्व्स की सूरत में मिलेगी, तो वो कुछ थोड़े से टाइम पीरियड के लिए उसके फॉरेन रिजर्व्स में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। और जो मुल्क इमदाद दे रहा होगा या जो मुल्क कर्जे दे रहा होगा उसके फॉरेन रिजर्व्स में कमी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है अफरादी कुव्वत की गैर मुल्की तरसीलात। अब ये जो अफरादी कुव्वत होती है ये क्या होती है, ये लेबर फोर्स होती है, ठीक है। अब जैसे अगर पाकिस्तान के लोग जो है, पाकिस्तान की लेबर जो है वो अगर किसी और मुल्क में जाकर काम कर रही है तो वहां से पैसा कमाकर वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भेज रहे हैं, यानी फॉरेन रेमिटेंसेस जिसको कहते हैं। मोस्टली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत सारी रेमिटेंसेस की बात भी कर रहे होते हैं कि फॉरेन रेमिटेंसेस इतनी आ गए, पाकिस्तान के अंदर कितने फॉरेन रेमिटेंसेस आ गए। तो वो जो फॉरेन रेमिटेंसेस होते हैं वो क्या होता है कि अगर पाकिस्तान की लेबर फोर्स जो है किसी और कंट्री के अंदर जाकर काम कर रही है तो वहां से वो पैसा कमाकर पाकिस्तान के अंदर भेज रही है, तो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर किसी और कंट्री के लोग पाकिस्तान में आकर काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान से पैसा कमाकर वो बाहर अपनी कंट्री में भेज रहे हैं, तो इस तरह से पाकिस्तान के अंदर फॉरेन रिजर्व्स में कमी हो जाएगी, ठीक है। ये तो था जी कि तवाज़ुन अदायगी क्या है, इसकी हमने एक्सप्लेनेशन देखी कि इसमें कौन कौन से चीजें आएंगी, कौन कौन से सर्विसेज जो होंगी वो इसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि तवाज़ुन इनका किस तरह से होगा। अब आपको पता है कि इसमें तीन चीजें होती हैं, या तो तवाज़ुन होता है, या फिर खसारा होता है, या फिर फाजल होता है, ठीक है। यानी सरप्लस या बैलेंस या फिर डेफिसिट, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि अगर एक्सपोर्ट जो है, अगर तवाज़ुन तिजारत और तवाज़ुन अदायगी जो है अगर इनकी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के इक्वल हैं, एक्सपोर्ट्स इक्वल टू इंपोर्ट्स हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा बैलेंस बजट है या हमारा तवाज़ुन है, ठीक है। कि अगर हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो इंपोर्ट्स के इक्वल है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ हमारा बैलेंस है। और उसके बाद क्या है कि हमारा सरप्लस क्या होगा कि अगर हमारी एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं, यानी जो हम पैसे कमा रहे हैं वो अगर ज्यादा हो और जो हम खर्च कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं वो कम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, जो हम बाहर दे रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट्स के बदले में हम दे रहे होते हैं, तो जो हम दे रहे हैं वो कम हो और जो हम ले रहे हो वो ज्यादा हो, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा सरप्लस है। तवाज़ुन या बैरूनी अदायगियों का जो हमारा तवाज़ुन है
वो सरप्लस में है। लेकिन अगर हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो और इंपोर्ट्स ज्यादा हो तो इसको हम क्या कहेंगे कि हमारा डेफिसिट है। ठीक है, यानी कि जो हम बाहर से ले रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करके जो ले रहे हैं वो कम है और जो इंपोर्ट करके हम दे रहे हैं वो ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारा बजट जो है या जो हमारा बैरूनी अदायगियों का तवाज़न है वो खराब है, ये तवाज़न जो है वो डेफिसिट है। ठीक है, अब ये खसारा, तवाज़न और फाजल जो होता है, ये सरप्लस, बैलेंस और डेफिसिट, वैसे इनका कॉन्सेप्ट आपको पहले भी है कि अगर हमारा तिजारत में सरप्लस कब होगा कि जो चीजें हम, जो ज़र मुबादला हम कमा रहे हैं, जो ज़र मुबादला हम हासिल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन रिजर्व, यानी जो फॉरेन रिजर्व हम ले रहे हैं वो ज्यादा हो और जो हम दे रहे हैं वो कम हो तो हमारा सरप्लस होगा। यानी फॉरेन रिजर्व के लिए मैं FR का वर्ड यूज कर लेती हूँ। अगर फॉरेन रिजर्व हमारे ज्यादा हो, जो हम ले रहे हैं वो ज्यादा हो, फॉरेन रिजर्व जो हम दे रहे हैं उससे, तो ये हमारा सरप्लस होगा। ठीक है, लेकिन अगर फॉरेन रिजर्व कम हो फॉरेन रिजर्व से, यानी जो हम ले रहे हैं वो कम हो और जो हम दे रहे हैं वो ज्यादा हो, या जो हम खर्च कर रहे हैं वो ज्यादा हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, डेफिसिट। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों, हमारी दोनों चीजें जो हैं वो अगर आपस में बराबर होती हैं तो ये हमारा बैलेंस होगा। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये आज का टॉपिक जो था वो इतना ही था, जिसमें आपने ये देखा कि बैरूनी अदायगियों का तवाज़न जो है वो क्या होता है या इसको हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। बैरूनी अदायगियों के तवाज़न में सबसे पहले आपने ये देखा कि इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होती है तवाज़न तिजारत और एक होती है तवाज़न अदायगी। अब तवाज़न तिजारत में कौन कौन सी चीज़ें आती है, तवाज़न अदायगी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो आपने देख लिया। उसके बाद ये है कि उनका फाजल, उनका बैलेंस, उनका सरप्लस और उनका खसारा जो होता है वो कहाँ होता है, ये किस वक्त होता है। ये आपके खुद अंडरस्टैंड करने वाली चीजें हैं, थोड़ा सा आप इसको रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है तवाज़ुन अदायगी में खराबी की वजूहात और उनके इस्लाही इक़दाम, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही हमारा ये जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, और अगर आप लोगों को लेक्चर की समझ आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि मुझे पता चल जाए। ठीक है, और अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर लिया करें। और आज के लिए आपकी असाइनमेंट जो है वो कोई भी नहीं है, लेकिन ये जो टॉपिक है इसको आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, बहुत अच्छे से इसको लर्न करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन जो है वो आ जाता होता है कि तवाज़ुन अदायगी क्या है, या तवाज़ुन तिजारत क्या है, या बैरूनी अदायगी का तवाज़ुन क्या है, या उसके अलावा जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि तवाज़ुन तिजारत में खराबी की वजूहात या उनकी इस्लाही इक़दाम। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 5th चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। अल्लाह हाफिज़।